अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जीता है, इंसान जलते हैं 80 साल में मर जाते हैं। डेली जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, कभी हार्ट कोलैप्स कर जाता है उनका। जितने भी यंग जेनजीज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं, उनका ये होता है कि बड़े रात तक जगना, 2 बजे सोना, फिर वापस से 7 बजे उठ के रेडी होके 9 बजे ऑफिस के लिए जाना। इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस। और सीधा जिम ही से आए थे, वजन उठा रहे थे और सडनली चेस्ट पेन हुआ और पता चला कि इनको हार्ट अटैक हो गया। कोई एक ऐसी हैबिट जिसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए हर ह्यूमन बीइंग को। डॉक्टर साहब, अगर कल किसी इंसान को हार्ट अटैक आने वाला है, तो क्या उसके बॉडी में कोई भी ऐसे साइंस एक दिन पहले दिखते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है कि साइंस सिम्टम्स हों। हार्ट अटैक मोस्टली अचानक ही आता है, उससे पहले वार्निंग सिम्टम्स बहुत लंबे टाइम से यूजुअली चल रहे होते हैं। अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो अलग बात है। बट कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो जिन्हें इम्पेंडिंग हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है, मतलब हार्ट अटैक होने वाला है, वो उस चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि बहुत फ्रीक्वेंट कोल्ड स्वेट्स आना, अनईजीनेस या अनड्यू फटीग फील होना जो जी, कि जी। जो यूजुअल ना हो, या फिर बीच-बीच में रह के जो पेन का उठना हुँ, जो कि खुद से चला जाए। जी। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम एंड यू शुड गेट अ कंसल्टेशन। ऑलराइट। सो आप एक बहुत लॉन्ग टाइम से सर इस इंडस्ट्री में हैं, आप बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आपके पास क्या इस टाइम पे फिर 25 टू 30 एज ग्रुप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? 25 टू 30 एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, जी, अब जी। अप टू 50 इयर्स कार्डियोलॉजी में वी कंसिडर इट एज यंग एज ग्रुप। और ये इफेक्ट है कि हमारे पास क्या है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो है, जो मेजोरिटी मोर देन 50% जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो लेस देन 50 इयर्स एज ग्रुप में इस वक्त करंटली पाई जाती है। ओके। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी लेस देन 58 ईयर एज ग्रुप में ही हो रहा है। So ऑलराइट। this is unfortunately the current stats. ओके। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अंजुम नईम सर, जो एक बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास मोर देन 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ हार्ट के ऊपर, बिकॉज नाउअडेज हार्ट की प्रॉब्लम सिर्फ 50 प्लस एज ग्रुप का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम यंग जेनजीज में भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो आज सर के साथ हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि सर का रियल एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज सर डेली उस रूटीन में हैं। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? Thank you for such an exuberant introduction. थैंक यू सो मच सर। सो शैल वी स्टार्ट? Okay. ऑलराइट। सो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि क्या यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली यंग जनरेशन में बढ़ रहे हैं। और इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हैं या डेथ ड्यू टू कार्डियक डिजीज है वो जी। इस वक्त यंग पॉपुलेशन में, जो कि 50 इयर्स ऑफ एज से बिलो कंसिडर की जाती है। और उसके बहुत से कारण हैं। तो क्या सर इन कारणों में क्या एक कोई कारण हम लाइफस्टाइल भी मान सकते हैं? लाइफस्टाइल एक्चुअली इज द मेन रीजन। इट इज कंसिडर्ड द मेन रीजन, जी। मतलब जो मेजर फैक्टर है इसके पीछे यंग एज। एक तो हमारी जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है, डेमोग्राफिक्स पे भी डिपेंड करता है। जी। अभी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो यंग एज ग्रुप वाले को पाया जाता है ना। हम्म। दूसरा ये है कि हाँ, यंग एज ग्रुप में जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर रिस्क फैक्टर। उसमें आपका खाने पीने की आदतें हो जाती हैं, एक्टिविटी हो जाती है, आपका डेली रूटीन, वो सब चीज़ें लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड की जाती हैं। बिल्कुल सर। आज के टाइम पे सर हर छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अगर छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है। अगर वो 18 या 19, 20 अबव जाते हैं तो उनके पास जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली को सपोर्ट करने का स्ट्रेस है। तो क्या स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट फेलियर का? Stress is as important as lifestyle changes. Lifestyle is considered a major factor and it is definitely a major factor. But जो बंदा chronically stress रहता है तो वो it poses the same risk as posed by sedentary habits or lifestyle factors. अच्छा। सर आज के टाइम पे मतलब हम भी सब समझते हैं कि हर जगह जंक फूड है, फास्ट फूड अवेलेबल है, मार्केट में सब लोग यही एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आती हैं कि जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको भी लोग पेंट करके मार्केट में उतार रहे हैं। तो Right. सर आज के टाइम पे मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या कंज़्यूम करे जिससे हार्ट फेलियर रेट या हार्ट के सिम्पटम्स रेट कम होते चले जाएँ? Junk food is definitely a big risk factor.
और उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते जी हैं, सर। एंड इट इज़ यूजुअली रिच इन सॉल्ट ऑल्सो। तो उससे इंसुलिन स्पाइक्स, मेटाबॉलिज्म ओवरऑल आपका गड़बड़ होता है, जो कि हार्ट डिजीज की तरफ प्रीडिस्पोजिशन कॉज करता है। ठीक है। फास्ट फूड इज़ डेफिनेटली a big risk factor. It is rich in refined carbs होते हैं, ट्रांस फैट्स रहते हैं, या फिर आप समझिए कि इट इज़ ऑल्सो रिच इन सॉल्ट्स, ऑल द थिंग्स दैट आर डिलीटेरियस टू कार्डियक हेल्थ। तो अब इसमें ये आता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप अगर फास्ट फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव, आपका एक बर्गर की बजाय आप एक सैंडविच बनाइए और उसमें आप खीरे के पीसेस रखिए, जी। उसको खाइए, तो एक वो एक हेल्दी अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो जो भी डाइट हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में रिच हो, होल सीरियल, होल ग्रेन्स जो है वो यूज़ करना चाहिए डाइट में। ठीक है। तो जिसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और मेटाबॉलिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। ओके। सर, हम सबके घर में माना जाता है कि हमारा घर का खाना बहुत शुद्ध है, या आप जंक फूड अवॉइड करिए, घर के खाने पे ज़्यादा फ़ोकस और करिए। डेफिनेटली एक चीज़ जो आपने कही, फूड अडल्ट्रेशन जी, वाली, तो जी। वो तो मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, और वो तो उसके एक लिए पार्ट है क्या सर, कहें, बट जिससे जितना बचा जा सके, बिल्कुल। डेफिनेटली इट इज़ हार्मिंग द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब सर, वही बात आ जाती है कि अगर इंसान कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर जंक फूड हम ले रहे हैं, वो किसी न किसी टाइप ऑफ रिफाइंड ऑयल में कुक किया जा रहा है। हमारे घर पे भी हम जो मस्टर्ड ऑयल ले आते हैं या रिफाइंड ऑयल ले आते हैं, उसमें भी बड़े सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो एक सेंस में क्या जंक फूड या घर का फूड प्रेफ़रेबल क्या करें? बिकॉज़ हर जगह चीज़ें मिक्स हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन रहते ही हैं, केमिकल्स रहते ही हैं। जंक फूड तो इज़ अ बिग नो नो, ओकेजनली यू कैन हैव इट। और ये माना जाता है कि 2 हफ्ते में अगर 3 या उससे ज़्यादा बार आप ले रहे हैं तो इट इज़ कॉज़िंग हाई रिस्क डाइट वाइज़, है ना? जी। और बाकी घर का खाना जो है उसमें भी ऐसा नहीं है। अब आप अगर घर के खाने में नमक बहुत ज़्यादा डाल के खाते हैं तो वो भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। घर का खाना ये है कि आप खुद बना रहे हैं, उसको आपने बॉयल किया अपने सामने, आपने उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डाले अपने जी। सामने, तो उस लिहाज से वो हेल्दी है। अगर आप बहुत तेल यूज़ कर रहे हैं, नमक ज़्यादा डाल रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल हो जाता है आपके लिए। जी सर, बिल्कुल। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि घर का खाना जो हेल्दी खाना हो। सर, लास्ट टाइम आपने पिज़्ज़ा कब खाया था? पिज़्ज़ा लास्ट टाइम डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि मुझे मोर देन 3 मंथ्स हो गया है ओके। कि आई सिंस आई हैव ईटन पिज़्ज़ा। तो आई डोंट कंज़्यूम फास्ट फूड मच, ओके। तो मतलब फॉर्च्यूनेटली। हम 3-3 महीने पे फॉर्च्यूनेटली occasionally you can have it, but ओके, fortunately I have not consumed pizza for the last सुपर्ब 3 सर, months. सुपर्ब। तो सर, जैसे अब जितने भी यंग जेनज़ीज़ हैं या बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी हैं जो कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं, उनका ये होता है कि बड़े रात तक जगना, 2 बजे सोना, फिर वापस से 7 बजे उठ के रेडी होके 9 बजे ऑफ़िस के लिए जाना। या बच्चे भी हैं तो वो रात भर 12-1 बजे तक अपना गेम्स खेलते रहते हैं फ़ोन में। तो क्या ये स्लीपिंग साइकिल में चेंज होना भी हार्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है इश्यूज़ की तरफ? एंड डेफिनेटली स्लीप साइकिल, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें कार्डियक हेल्थ एक चीज़ है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कार्डियक हेल्थ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एक होलसम स्लीप, यानी कि एक 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप और ड्यूरिंग नाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी टू रिकवर इटसेल्फ, नॉट जस्ट द हार्ट, है ना? तो हार्ट हेल्थ उस पर डिपेंड करता है। और क्रॉनिकली मान लीजिए आप 5 दिन जो है इरेगुलर स्लीप पैटर्न आपका रहता है, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसे-जैसे बढ़ता है उतना ही वो डिसरेगुलेशन बढ़ेगा। ओके। और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज़ होते हैं, उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एंड दे आर डायरेक्टली डिलीटेरियस टू कार्डियक हेल्थ। जैसे कि ब्लड प्रेशर कॉज़ करेगा, आर्टेरियल थिकनिंग है, हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनकी थिकनिंग कराता है। तो डायरेक्टली डिलीटेरियस होता है डेफिनेटली, और स्लीप हाइजीन मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई दोस्तों, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद तो प्लीज़ टाइम पे सोना शुरू कर दीजिएगा। तो सर, जैसे हम सबके गार्जियंस, पेरेंट्स या डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप जितना वर्कआउट करेंगे, आपकी लाइफ उतनी हेल्दी होगी। तो ये किस हद तक सही है सर? वर्कआउट एक स्पेसिफिक डोमेन है, रादर देन सेइंग वर्कआउट, इट शुड बी के वन शुड कीप वनसेल्फ हेल्दी, हाँ, है ना? करेक्ट। तो वर्कआउट डेफिनेटली, अगर इफ इट इज़ बीइंग डन इन अ ग्रेजुअल मैनर,
according to one's capacity and without any additional or say over workout and all those things. तो मतलब लिमिट में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिमिट में और ग्रेजुअली कर रहे हैं तो डेफिनेटली वर्कआउट इज बेनिफिशियल टू द हेल्थ ओवरऑल एंड स्पेसिफिकली फॉर कार्डियक हेल्थ ऑल्सो। अभी सर मैं एक एपिसोड सुन रहा था तो एक बड़े माने जाने हस्ती हैं, उन्होंने बोला था कि इंसान जो है वो वर्कआउट करने के लिए नहीं बना, इंजीनियर्स ने कार बनाई है चलने के लिए, तो आप वॉक क्यों कर रहे हैं? अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जीता है, इंसान चलते हैं 80 साल पे मर जाते हैं। अब ये है कि हर किसी का अपना अलग ओपिनियन रहता है आजकल, हर आदमी अलग ओपिनियन देता है, लेकिन ये है कि हाँ ये बात ठीक है कि वर्कआउट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ये बात तो ठीक है, बट वर्कआउट डन इन लिमिट्स एंड अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी इट इज़ अ बेनिफिशियल एक्टिविटी। और बाकी हेल्थ के लिए आप कोई रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया या फिर स्प्रिंटिंग हो गया शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम्स के लिए। वो उसमें आप कंसिस्टेंट रहें, जैसे एटलीस्ट 5 डेज ऑफ द वीक आप करें 20 to 30 मिनट्स, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, है ना। बाकी बॉडी बिल्डिंग करना है, मसल्स का वजन मसल्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो इवेंट्स प्रेफरेंस पे है और ग्रेजुअली बिल्टअप किया गया है, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू द बॉडी। अब सर आपने बॉडी बिल्डिंग की बात करी है तो मेरा एक सवाल और है, ये लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जो जिम करते हैं बेसिकली, जो रेगुलर है अपने वर्कआउट के थ्रू डेली जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, मसल्स अच्छी बना रखी हैं, उनकी भी सर हार्ट में इशू आता है, वो कभी हार्ट कोलैप्स कर जाता है उनका। देखिए तो हार्ट डिजीज ये देख के तो नहीं आती, वो आप फिटनेस के लिहाज से कह रहे हैं बिल्कुल कि फिट होने के बावजूद जो उनको कैसे हो गया। बिल्कुल तो इसमें कुछ फैक्टर्स रहते हैं, एक जो हमने पहले भी कहा कि आपने गए और आपने ओवर एक्सर्ट कर लिया, ये बॉडी की एक कैपेसिटी है, अब उससे ज़्यादा करोगे तो आप मान लीजिए आप किसी चीज़ को खींच रहे हो और आपके शोल्डर से ज़्यादा पावरफुल उधर खिंचाव है, तो शोल्डर आपका डिसलोकेट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो डेफिनेटली वही चीज़ है कि आपने इतना प्रेशर आपका हार्ट पे डाल दिया तो इट विल सकम टू दैट। तो ओवर वर्कआउट करना, या इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप हैवी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी है, यू शुड गेट बेसिक कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन डन, क्योंकि बहुत से सडन डेथ्स इसमें हो चुके हैं हाँ कि बिल्कुल एथलीट जो है सडनली कोलैप्स हुआ फील्ड पे और इवेंट। तो बिकॉज कुछ कंडीशंस होती हैं जो अनडायग्नोज रहती हैं एडल्टहुड तक भी, और वो ड्यूरिंग दिस एक्सर्शन दे बिकम एविडेंट। उसमें कोलैप्स करके इफ इट इज ही इज फॉर्चुनेट इनफ, ही विल कम बैक फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और इवन सडन डेथ क्या ना करे ना। तो प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक कंडीशंस हो सकती हैं, दूसरा ओवर एक्सर्शन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होते हैं कि डिस्पाइट आप जिम करने के बावजूद भी आपको फैमिलियल रिस्क है, स्पेशली इंडियंस में ज़्यादा रिस्क रहता है अगर फैमिली हिस्ट्री में है, तो उस रिस्क के चलते आपको ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी सप्लीमेंट्स वाला तो एक अलग पार्ट है ही, क्या हाँ सप्लीमेंट्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, जी जी जितना वर्कआउट नहीं कर रहे उससे ज़्यादा आपने सप्लीमेंट ले लिया। एक प्री वर्कआउट मील होती है हाँ, सर, वो प्री प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट में वर्कआउट आप करने जाते हैं। स्टिमुलेंट्स लेते जी हैं, जी जी उसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। कैफीन आपके हार्ट को अनड्यूली जो है उसको, जिसे आप कहते हैं कि दौड़ा देगा, जी जी बहुत तेज़ी से दौड़ा देगा। तो और क्या वो उसमें क्रिएटिन का पाउडर हार्ट को अफेक्ट करता है डायरेक्टली? नहीं, क्रिएटिनिन जो प्रोटीन पाउडर आप कह रहे हैं उसमें वही चीज़ है कि कितना आपका बॉडी वेट है, कितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से लिया जाता है। ज़्यादा लेंगे तो बॉडी को उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, उसमें प्राइमरीली किडनी इफेक्ट्स होती है, किडनी इफेक्ट करते हैं। और अगर उसमें एडिड कुछ एडल्ट्रेंट्स होंगे तो वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। मेनली जो प्री वर्कआउट में स्टिमुलेंट्स यूज होते हैं जो कैफीन रिच होते हैं, दे कैन कॉज अरिथमिया, हार्ट की धड़कन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे एंड्यूली, उससे अरिथमिया वगैरह और कोलैप्स कर जाएगा पेशेंट, इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। तो एनीवन डूइंग जिम एक्टिविटी इज नॉट इम्यून टू हार्ट एलिमेंट और हार्ट अटैक पर्सन। सर ये हमारे जितनी ऑडियंस है इनमें से एक बंदे का सवाल आया था कि सर कुछ लोग कपल होते हैं तो वो अपने पार्टनर को लेकर बड़ा सोचते हैं, तो उनके हार्ट में भी पेन आता है, तो क्या उनका भी कोलैप्स होने का कोई सीन आता है? स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो, इमोशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, और आजकल तो जो हम वर्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं वो मेंटल स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस।
और हाँ, डेफ़िनेटली अगर प्रेडिस्पोज़िशन है और कोई भी इमोशनल इवेंट होता है, वो चाहे दिल का टूटना हो या किसी एनीवन क्लोज़ टू यू पासेस अवे और एनीथिंग लाइक दैट, यस। तो दीज़ थिंग्स इफ कैन प्रेसिपिटेट कार्डियक इवेंट। उसमें अरिथमिया भी हो सकता है, सडन कोलैप्स भी हो सकता है जो कुछ ही देर रहे, या फिर अगर प्लाक रप्चर होता है तो उस केस में हार्ट अटैक भी हो सकता ओके। सर, आपका एक बहुत बढ़िया बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में। तो सर, इस पूरे स्पैन में कोई एक ऐसा केस जिसने आपको शॉक करके रख दिया हो? है। केसेज़ जो आपने बोला भी यंग एज से रिलेटेड, वन ऑफ द केसेज़ आई केम अक्रॉस, जो कि द पेशेंट वाज़ हार्डली मतलब 20-21 इयर्स ओल्ड यंग बॉय था। ही यूज्ड टू डू वर्कआउट्स, ओके। है ना? और सीधा जिम ही से आए थे, वज़न उठा रहे थे और सडनली चेस्ट पेन हुआ और उसके बाद से ईसीजी वगैरह हुआ यहाँ पे, तो पता चला कि इनको हार्ट अटैक हो गया है। उसके बाद उनको एक बार अरिथमिया भी हुआ, लेकिन फॉर्च्यूनेटली ही वर एबल टू डू अ सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी ऑन हिम एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेल। ऑलराइट। सर, हम सब एक घर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी हमारे फैमिली मेंबर की या हम जो भी इस कमरे में हैं, हमारी टीम है, अगर किसी को भी सडन हार्ट पेन होता है, तो हम 5 मिनट के अंदर या क्या उनको बेसिक प्रेप हम दें, जिससे एक स्पैन बढ़ जाए कि अगर कुछ हुँ। ऐसा होता है तो हमें टाइम मिल जाए हॉस्पिटल तक ले जाने का? ये हाँ, सभी के लिए रिकमेंडेड है कि अपने घरों में जो है तो आपका ₹2 के डिस्प्रिन का पत्ता आता है जी। और 2 टैबलेट्स और होते हैं। डिस्प्रिन तो आप रखे ही रखें, जभी भी ऐसा होता है तो डिस्प्रिन को चबा के खा लेना है। और बाकी 2 टैबलेट्स और होती हैं जिसको एक किट बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट को जैसे कोई पेशेंट चेस्ट पेन वाला है, वो अभी मेडिकेशन पे उसका कंट्रोल्ड है, जिसको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, तो इस जी। तरह के पेशेंट्स को तो रिकमेंड किया जाता है कि आप किट बना के रखें। वो तीनों टैबलेट, जिसमें एक स्टैटिन होती है, एक ब्लड थिनर आप समझ लीजिए और होती है, और एक डिस्प्रिन रहती है। जी। जभी भी इस तरह का पेन हो जो जा नहीं रहा है, परसिस्टेंट है, सीवियर है, तो आपको फ़ौरन वो टैबलेट्स खा लेनी है। उसके बाद आप जो है आपको एज़ सून डॉक्टर्स एज़ हॉस्पिटल। पॉसिबल यू शुड कंसल्ट। अभी सर आपने डिस्प्रिन के साथ एक किट रिकमेंड करी। हुँ। हमारे इंडियन ऑडियंस में मैं भी हूँ, इनफैक्ट मेरी फैमिली है, मम्मी है। अगर मैं डिस्प्रिन एक सर दर्द पे भी लेने जाता हूँ तो वो बोलती है कि ये दवाई सीधा डायरेक्टली हार्ट को अफ़ेक्ट करती है। इस पे बड़े सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं। हार्ट तो को इफ़ेक्ट करती बेनिफिशियली, तो हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, हार्ट को बेनिफिट करती है, इसलिए दी जाती है। जो आप लॉन्ग टर्म जिसको आप एस्पिरिन बोलते हैं, वही चीज़ तो है डिस्प्रिन। बस ये है कि डिस्प्रिन फ़ौरन एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, तो जिस वक़्त आपको अटैक पड़ा है, तो उस वक़्त आपको फ़ौरन आपको दवा ऐसी चाहिए जो एज़ सून एज़ पॉसिबल एक्ट करे जी, ब्लड में। जी। तो इसीलिए उसको चबा के खाया जाता है, एंड डिस्प्रिन इज़ अ वेरी बेनिफिशियल ड्रग, है ना? उसका सो कोई नॉर्मल ऐसा हेडेक वगैरह में भी हम उसको ले सकते हैं, इट्स फाइन फॉर द हेडेक, बॉडी। इट इज़ अनदर यूज़ फॉर डिस्प्रिन। हाँ, बट फ्रॉम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू आपको घर में रहती भी है, रहनी चाहिए, और कभी भी ऐसा हो तो आप फ़ौरन डिस्प्रिन ले लें। ओके। तो सर, अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करेंगे, जिसमें आपसे सवाल पूछेंगे और वो सवाल डायरेक्टली हार्ट के ऊपर ही होगा कि क्या फूड हमको अवॉइड करना चाहिए या क्या हम ले सकते हैं इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो मेरा पहला सवाल है, टी या कॉफ़ी? एक्चुअली बोथ आर अलाउड, बट कॉफ़ी शुड बी टेकन इन मॉडरेशन, है ना? ओके। और टी का भी वही है, कैफ़ीन की डोज़ आपको मतलब रेगुलेट करना है। तो डू अराउंड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी पर डे जो है वो इट इज़ कंसिडर्ड ओके। 1 आध कप से ज़्यादा होगा वो मॉडरेशन में, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। वॉकिंग या जिम? रिकमेंडेशन तो वॉकिंग का है, क्योंकि अगर नॉन हार्ट पेशेंट है तो उसको एक्सर्शन अवॉइड करना है, और वॉकिंग में फिर ब्रिस्क वॉकिंग होती है, थोड़ा स्प्रिंटिंग भी अलाउड है, जी। लेकिन कोई भी ऐसा हैवी वेट लिफ्टिंग या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अलाउड नहीं होता है यूजुअली, स्पेशली इन द इनिशियल फेज। बाद में ग्रेजुअली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनाही है, हुँ। लेकिन जब एक बार अगर अटैक हो गया तो इनिशियल फेज में जो रिहेबिलिटेशन है वो जी। ग्रेजुअली होता है, उसमें इनिशियली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब रहता है। अब पहले से कोई नॉन वर्कआउट करता रहा हो तो वो ही कैन ग्रेजुअली रिज्यूम। ओके। घी और ऑयल? अब लेटेस्ट तो रिकमेंडेशन आपका घी के लिए ही है, जो डेयरी फैट है जी। ना? इनिशियली earlier it used to be up to seed oil and all those have been found to be very deleterious, जी। and जब जो recommendations है dietary,
फ्रॉम WHO एंड FDA क्लैरिफाइड बटर और घी को रिकमेंड करते वेज और नॉन वेज में सर किसको रिकमेंड करोगे आप? हैं। वेज और नॉन वेज एज सच दोनों ही मतलब कार्डिक हेल्थ के रिगार्डिंग न्यूट्रल है। रेड मीट स्पेसिफिकली जो है जो नॉन कार्डिक पेशेंट्स है उसमें अवॉइड करना होता है। रेड मीट। बाकी ओकेजनली आप चिकन ले सकते हैं, फिश इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल तो वो ले सकते हैं आप। रेड मीट को आपको अवॉइड करना है। वेजिटेरियन तो एवरीथिंग इज ओके विद मी। फाइन सर, कोई एक ऐसी हैबिट जिसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए हर ह्यूमन बीइंग को? इन करंट टाइम्स तो मैं यही बताऊंगा जो आपको बताया था अभी, ब्रिस्क वॉकिंग। जी। क्योंकि एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट डेड है लोगों की। अब या तो कोई वर्क कर रहा है तो फिर वर्कआउट ही कर रहा है, नहीं तो फिर जीरो एक्टिविटी है। तो डेली कोई ब्रिस्क वॉकिंग 15 मिनट्स से स्टार्ट करें, 20 मिनट्स जाएँ या मैक्सिमम आप 20 to 30 मिनट्स कर लें। डेली करें, कंसिस्टेंटली करें, ये ना हो कि तीसरे दिन आपको छोड़ना पड़े। तो आई वुड रिकमेंड मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। ओके। और क्या एक ऐसी आदत जो इंसान को छोड़ देनी चाहिए हेल्दी रहने के पर्सपेक्टिव से, हार्ट को हेल्थ रखने के पर्सपेक्टिव से? अब ये डिपेंड करता है कि आदतें हैं क्या, इस पर डिपेंड करता है। कोई एक आदत है सर जो आप सुझाएंगे अपने तरफ से? अब जो स्मोकर्स हैं तो उसमें स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, है ना। या अल्कोहलिक भी हैं तो दे शुड गेट रिड ऑफ इट। तो और दोनों में रेट किसका ज़्यादा है सर, अल्कोहलिक का या स्मोकर का? अब इसमें रेटिंग तो कुछ नहीं है, दोनों ही डिलीटीरियस है। स्मोकिंग तो वेल नॉन रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल को पहले अर्लियर इट यूज्ड टू बी सेड के मॉडरेशन में अल्कोहल बेनिफिशियल है, बट अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो नो है फॉर अल्कोहल ऑल्सो। क्योंकि मॉडरेशन के बाद मोस्ट केसेस में ये कंजम्पशन बढ़ता ही है विद टाइम, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो डिलीटीरियस। और ये हार्ट डिजीज़ में सिर्फ अटैक ही नहीं, अल्कोहल से मांसपेशी जो हार्ट की होती है वो भी वीक होती है, तो पंपिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो उस लिहाज से भी अल्कोहल डिलीटीरियस है। दोनों ही जो है टॉक्सिन्स हैं और दोनों ही को छोड़ देना चाहिए। किसी का इंटेक रिकमेंडेड नहीं है, ना मॉडरेशन या अदरवाइज। सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर आप उनको देखेंगे तो दे विल लुक टोटली फिट, लेकिन जब उनसे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करा लो, रनिंग करा लो, तो उनका ब्रीदिंग जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका हार्ट पंप बहुत ज़्यादा होने लगता है, उनको लगता है कि हार्ट अभी फट जाएगा। तो ये सर्कमस्टांसेस ऐसे क्यों रेजेस होते हैं? इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो बॉडी कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि बॉडी को हैबिट ही नहीं है, जीना चढ़ने की हैबिट नहीं है, या फिर कोई वॉकिंग की हैबिट नहीं है, तो आप उस बंदे को अचानक से बोल दीजिए कि आप 1 किलोमीटर चल लीजिए, तो उनके लिए वो, क्योंकि मसल्स कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से वो हार्ट रेट या ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी चीज़ होती है एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा। कुछ स्पेसिफिक केसेस उस चीज़ के भी हो सकते हैं कि चलने पे कुछ लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है, उसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगती है। तीसरा ये है कि लीन एंड फिट होना और कार्डियोवैस्कुलर फिट होना, ये दोनों अलग चीज़ हैं। लीन एंड फिट इंडिविजुअल्स में भी वही सब रिस्क फैक्टर्स पाए जा सकते हैं जो आपको ओबेज इंडिविजुअल है या फिर अपेरेंटली अनहेल्दी है जी। तो उसमें जो रिस्क फैक्टर हैं वो लीन फील्ड में भी हो सकते हैं, उसको भी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है हार्ट रिस्क फैक्टर्स की, उसके लिपिड्स भी एलिवेटेड हो सकते हैं, उसने जांच तो कराई नहीं है, और या फिर उसको कोई कंजेनाइटल या अनडिस्कवर्ड हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। अनलेस दैट पॉइंट जब उसने एग्जर्ट किया तो उसको वो इवेलुएट किया तो पता चला कि इस तरह की डिजीज़ है। तो बीइंग लीन और बीइंग अपेरेंटली फिट इज़ नॉट अ गारंटी कि हार्ट डिजीज़ से फ्री होगा इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और इनफैक्ट आपको भी इनमें से कुछ 2-3 बातों को तो तुरंत सीख लेना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू।